इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मुतारफ़ कराने और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट देने के इख्तियार के हवाले से आज एक दफ़ा फिर जो है गुफ्तगू हुई है। और आज जिस तरह से आपको मालूम है जो इत्तेहादी हैं उनके साथ भी बाद में काबीना के बाद मुलाकात हुई, जिसमें हमने इत्तेहादियों को जो हमारी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं उनके ऊपर एतमाद में लिया है। जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से और इंतखाबात के हवाले से हमारे जो इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस पर हमने इत्तेहादियों को एतमाद में लिया है। एक 49 नुकात पर मबनी जो हमारा एक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का आइडिया है वो हमने अपना इत्तेहादियों के सामने पेश किया है। और इत्तेहादियों ने, जिसमें PMLQ MKM शामिल है, उसके ऊपर उनको मज़ीद ब्रीफिंग भी जो है वो दी जाएगी और उनसे हमने तायद भी मांगी है अपने इंतखाबी इस्लाहात के एजेंडे के लिए, जो उन्होंने ग्रेशियसली जो है वो दी है। और उन्होंने कहा है कि वो इस एजेंडे में वज़ीर आज़म साहब के साथ हैं। इससे पहले मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि इलेक्शन के जो इस्लाहात हैं उसके ऊपर हमारी जो एक बड़ी कंसिस्टेंट पोजीशन है वो चली आ रही है। और हम ये समझते हैं कि जब तक आप इलेक्शन का सिस्टम जो है उसको हम एक शफाफ नहीं कर लेते, पाकिस्तान में जमहूरियत का जो एक जिसके ऊपर जो एतराज़ात हैं इलेक्शन पे, उसका ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है और उसी सिलसिले में हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं। उसके बाद जो काबीना को ब्रीफिंग दी गई उसमें जो अशिया की जो इस वक्त तकाबली अशिया, ज़रूरी अशिया की जो तकाबुल है वो किया गया है। उसमें एक तो हम तकाबुल करते हैं पिछले हफ्तों के साथ, और अब हमने साथ सिलसिला ये भी किया है कि जो रीजनल ममालिक हैं, रीजनल ममालिक से हमारी मुराद ये है कि हिंदुस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान और अगले हफ्ते से शायद श्रीलंका भी इसमें शामिल हो जाएगा, इन ममालिक से तकाबुल करते हैं हम अपनी अशिया का। और आज भी जो सूरत हाल जो है वो पेश की गई उसमें ये बताया गया है कि जो हमारी पाकिस्तान में जो बुनियादी अशिया है वो इस रीजन में अब भी सबसे ज़्यादा जो है वो सस्ती हैं। तेल जो है वो पाकिस्तान, जो तेल जहाँ पे पैदा नहीं होता उन ममालिक में पाकिस्तान में तेल इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है वो सस्ता है। और जिस तरीके से इस वक्त कीमतें ऊपर जा रही हैं उनमें हमारा जो है वो देखना पड़ेगा कि कितनी देर हम तेल की कीमतों को सस्टेन रख सकते हैं। लेकिन बहरहाल इस वक्त मैं आपको सिंपल ये बता दूं कि जो पाकिस्तान में वीट फ्लोर पर केजी 60 रुपये 9 पैसे का है, हिंदुस्तान में ये इस वक्त 83 रुपये का है, बांग्लादेश में भी 83 रुपये का है और अफ़गानिस्तान में 73 रुपये 50 पैसे का है। जो पल्स ग्राम जो है वो यानी जो मूंग ग्राम जो है पल्स यानी जो चना है वो 146 रुपये 77 पैसे का पाकिस्तान में है, हिंदुस्तान में ये 166 रुपये का है और बांग्लादेश में 224 रुपये का है। इसी तरीके से जो माश की दाल है वो पाकिस्तान में 245 रुपये 245 रुपये 84 पैसे की है पर केजी, हिंदुस्तान में ये 244 रुपये की है, बांग्लादेश में ये 334 रुपये की है और अफ़गानिस्तान में 214 रुपये की है। इसी तरीके से जो प्याज है वो पाकिस्तान में 47 रुपये 14 पैसे का आ रहा है इस वक्त 1 केजी, हिंदुस्तान में 95 रुपये का है और बांग्लादेश में 121 रुपये का। चिकन जो है वो पाकिस्तान में 254 रुपये 92 पैसे का है, जबकि हिंदुस्तान में इस वक्त 438 रुपये का है पर केजी और इसी तरह बांग्लादेश में 324 रुपये का है। पेट्रोल जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में 138 रुपये 73 पैसे का है, हिंदुस्तान में 258 रुपये का है और बांग्लादेश में 180 रुपये का। तो ये आपको सिर्फ बताने के लिए कि इस वक्त हमारी रीजन में, और ये वो ममालिक हैं जहाँ पे गुर्बत की शरह भी अभी जो वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट की उन दोनों में ये पता चला कि वो हमसे ज़्यादा है। तो गुर्बत की शरह भी हमसे ज़्यादा है और कीमतें भी आप देख रहे हैं कि वो वहाँ पे कितनी ज़्यादा है। अच्छा, जो इस वक्त जो प्राइमरी प्रॉब्लम आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो पंजाब और सिंध की जो कीमतें हैं उनमें बड़ा फ़र्क है। वीट फ्लोर जो है वो रावलपिंडी में इस वक्त 1100 रुपये का मिल रहा है और कराची में ये 1470 रुपये का बैग है 20 केजी का। रावलपिंडी में इस वक्त 1100 जो है रुपये का ये मिल जाता है और जो इस वक्त कराची में 1470 रुपये का है।
चीनी जो है वो इस वक्त पंजाब में 90 रुपये kg पे है, और जो कराची है वहाँ पर 120 रुपये का है। इसी तरीके से जो मूंग की दाल है वो पंजाब में 148 रुपये की है और कराची में 196 रुपये की है। इसी तरीके से जो पल्स है, ये जो ग्राम है वो 153 रुपये की है यहाँ पे, और कराची में 164 रुपये की है। सो बुनियादी तौर के ऊपर मैं एक इसका जो मकसद है आपको बताने का वो ये है कि मसला ये हो रहा है कि जो सिंध की हुकूमत है उसने जो कंट्रोल करना है प्राइसेस के ऊपर वो उनसे नहीं हो पा रहा। हमने पहले भी किया, उन्होंने गंदम की पहले गंदम खरीदी नहीं, फिर गंदम की रिलीज़ लेट कर दी, जिसकी वजह से पूरा हमारा जो SPI है वो मुतासर हो जाता है। तो मैं बिलावल साहब से ये कहूँगा कि आइंदा जब महंगाई के ऊपर वो जुलूस निकालें तो मुराद अली शाह साहब की जो चीफ मिनिस्टर हाउस है उसके सामने पीपल्स पार्टी जुलूस निकाला करे, ताकि पता भी हो कि कौन जिम्मेदार है और क्यों ये महंगाई हो रही है। सो एक तो मैं ये समझता हूँ कि सिंध हुकूमत जो है उसको अपने जो इंतज़ामी मामलात हैं उनके ऊपर दोबारा नज़र डालने की ज़रूरत है। इस वक्त उनकी वजह से पूरा जो कराची और सिंध का बाकी जो तमाम इलाके हैं सिंध के, वो इस वक्त बड़ी मुश्किल का शिकार हैं, और उनको अपनी जो इंतज़ामी नौइयत और हैयत है उसमें इजाफे करने की ज़रूरत है, उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। इसके बाद वजारत कॉमर्स मिनिस्ट्री ने और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने जो खाली असामियाँ हैं उसके हवाले से ब्रीफिंग दी, और इस वक्त जो इदारे कॉमर्स ने कहा है कि जो या तो ख़त्म किए जा रहे हैं और या उनके ऊपर जो है वो जो अपॉइंटमेंट्स का मामला है वो चल रहा है। और वजारत इत्तलात में भी कुछ इदारे हम PMDA के तहत ख़त्म करना चाह रहे थे, वो PMDA डिले हो गया है, तो अब हम उसके ऊपर प्रोसेस जो है वो हम शुरू कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आज मामला हुआ है वो एक्विजिशन का है, जिसमें हमने नई पॉलिसी जो इसकी हमारे यहाँ है इस वक्त जो एक्विजिशन की पॉलिसी चल रही है, बहुत सारी दुनिया इस वक्त इससे पहले ये किया गया कि लोगों से ज़मीनें लेकर उनके ऊपर हाउसिंग कॉलोनीज़ बनाई गई। वफाकी काबीना ने आज एक बहुत अहम फ़ैसले में जो वफाकी हुकूमत का जो इख्तियार था कि वो लैंड एक्वायर कर सकते हैं हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाने के लिए, वो उसको ख़त्म कर दिया है, और अब वफाकी हुकूमत लैंड एक्विजिशन नहीं करेगी हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाने के लिए, क्योंकि ये कोई तुक नहीं बनती कि आप लोगों से ज़मीनें छीनते फिरें हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाने के लिए, लिहाजा इसको रोक दिया गया है। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म पैकेज, इसके तहत दो प्लॉट्स जो हैं वो बहुत सारे लोगों ने लिए हैं, और वज़ीर आज़म साहब ने, मैं आपको यहाँ पे याद दिलाना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने डिस्क्रिशनरी जो पैसा जो वज़ीर आज़म के था किटी में, उन्होंने वो भी ख़त्म किया था। नवाज़ शरीफ और इससे पहले पीपल्स पार्टी के दौर में अरबहा रुपया जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने अपनी डिस्क्रिशनरी या सवाबदीदी फ़ंड के नाम के ऊपर जो है वो लोगों में डोल आउट किया था। इमरान खान ने 1 रुपया भी अपनी सवाबदीदी फ़ंड से जो है वो नहीं लिया, ना ही कहीं ख़र्च किया, और अब उन्होंने अपनी जो मुकम्मल तौर के ऊपर, यानी एक ये पहले डिफेक्टो तो हम पहले ही इसके ऊपर चल रहे थे, अब उन्होंने कानूनी तौर के ऊपर भी वज़ीर आज़म पैकेज जो है वो ख़त्म कर दिया है। लिहाजा किसी भी शख्स को अब जो प्लॉट्स हैं वो वज़ीर आज़म नहीं दे सकेगा। और इसके साथ साथ एक और अहम जो फ़ैसला है उसके तहत ये फ़ैसला किया गया है कि वफाकी हुकूमत जो है वो उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं सिर्फ वो ही FGHA लिमिटेड के जो अकाउंट है, यानी फेडरल गवर्नमेंट हाउसिंग अथॉरिटी की जो प्रोग्राम्स हैं उसमें सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका हिस्सा होगा, और वज़ीर आज़म, काबीना और दीगर तमाम लोगों की जो डिस्क्रेशन है कि जिसके तहत वो मुख्तलिफ़ लोगों को प्लॉट बांटते थे वो ख़त्म कर दी गई है। इसी के साथ साथ काबीना ने जो तमाम इदारे हैं और जो तमाम हमारे इसके ऊपर जो प्लॉट्स जिस तरीके से बांटे गए हैं उसके ऊपर तशवीश का इजहार किया है, और इसके साथ एक जो कमेटी बनाई गई है जो इस्टेब्लिशमेंट, फाइनेंस और हाउसिंग के मिनिस्ट्रीज़ के ऊपर मुश्तमिल होगी, जिसका काम ये होगा कि वो एक पॉलिसी क्रिएट करेगी कि जिस तरह से हमारे जो दिफाई इदारे हैं उनके अंदर जो ऑफिसर्स रिटायर होते हैं उनको एक बाकायदा निज़ाम के ज़रिए प्लॉट्स मिलते हैं,
और वो उनकी जो नौकरी है उसकी पर्क्स हैं, उनका हिस्सा होते हैं। तो इधर यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी है, यहाँ पर कोई किसी का उस तरह के असूल वज़ा नहीं है, और हम देखते हैं कि बंदर बांट होती है, और जो हुकूमत के मंजूर नज़र अफसरान हैं उनको प्लॉट्स मिलते हैं, जो मंजूर नज़र अफसरान नहीं हैं उनको नहीं मिलते हैं। लिहाजा इसके ऊपर वो जायज़ा लेंगे और डिफेंस की जो पॉलिसी है उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे, और एक मुनज़्ज़म तरीके से जो अलॉटमेंट्स हैं इस हाउसिंग की उनको जो है वो देखा जाएगा। अब ये तीनों जो कमेटीज़ हैं वो इसको देखेंगी। इसके साथ काबीना ने एक और जो फैसला किया है कि जो लग्जरी कार्स, जिनको पुरानी जो गाड़ियां थीं, जिनको विंटेज कार कहा जाता है, तारीखी कार, प्रपोजल थी कि उनके ऊपर जो ड्यूटी है वो 1 साल की जो के लिए जो है वो मुअत्तल कर दी जाए, और विंटेज कार्स जो हैं वो इंपोर्ट कर सकेंगे लोग। काबीना ने उसको मुस्तरद कर दिया है, और विंटेज कार्स जो हैं उनके ऊपर ड्यूटी का स्ट्रक्चर जो है वो बरकरार रखा जाएगा। वजारत हाउसिंग की दरख्वास्त पर रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 में तरमीम की मंजूरी दी गई है। इसके नतीजे में वज़ीरत ख़ारजा और वजारत दफ़ा अपने ज़ेर इस्तेमाल बिल्डिंग्स की खुद देखभाल करेंगी, और लेकिन उन्होंने अगर कोई मनसूबा लेना नया शुरू करना है तो वो NOC जो है उन्हें हाउसिंग मिनिस्ट्री से लेना पड़ेगा। इसी तरह से हाउसिंग मिनिस्ट्री जो है वो अपनी बिल्डिंग्स को अब प्राइवेट लोगों, प्राइवेट जो कंपनीज़ हैं उनको मेंटेनेंस के लिए जो है वो आउटसोर्स भी जो है वो कर सकेगी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड शुजा हसन ख्वारज़मी जो हैं उनको दोबारा पाकिस्तान स्टील मिल की तैनाती के लिए के जो CEO के लिए 1 साल की एक्सटेंशन जो है वो दी गई है। इस्लामाबाद इसी तरह से जो शेख ज़ायद मेडिकल इंस्टीट्यूट लाहौर के बोर्ड मेंबरान हैं उनमें नया बोर्ड जो है तश्कील दिया गया है। प्रोफेसर साजिद मकबूल, डॉक्टर राशिद नईम सदीकी, सैयद नवीद अमजद इंदराबी, मोहतरमा शर्मीन अहमद ख़ान, उमैर उमर वर्क और नियाज़ ए मलिक जो हैं वो अब बोर्ड के मेंबर होंगे शेख ज़ायद मेडिकल इंस्टीट्यूट के। उसके साथ पिम्स की भी नया बोर्ड तश्कील दिया गया है, उसमें मोहतरमा समीना रिजवान और मोहतरमा फरहाना अजीम जो हैं वो अब पिम्स के नए बोर्ड में शामिल की गई हैं। एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट में जो इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस के ने 41 मुजवज़ा सिफारिशात पेश की हैं जो पाकिस्तान में लेबर के लिए, उनको पार्लियामेंट में सामने रखने का फ़ैसला जो है वो किया गया है। पेट्रोलियम डिवीजन के ज़रिए एहतमाम 13 कंपनियों के बोर्ड्स पर एक्स ऑफिशियो डायरेक्टर्स नामज़द किए गए हैं। मोहम्मद सलमान मलिक जो हैं उनको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सेंट्रल पावर जनरेशन कंपनी, और तनवीर अहमद जाफरी को CEO लाखड़ा पावर जनरेशन कंपनी का इजाफी चार्ज दिया गया है। फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तैनाती के लिए दोबारा इश्तिहार दिया जा रहा है, और जनरल रिटायर्ड जावेद महमूद बुखारी रेक्टर नस्ट और इंजीनियर रेहान अब्दुल बाकी वाइस चांसलर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी को 2021 और 24 की मुद्दत के लिए पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का मेंबर मुकर्रर किया गया है। एक इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के 28 अक्टूबर 2021 के इजलास में लिए गए फैसलों की तौसीक की गई है। यहाँ मैं ये बता दूँ कि जो गंदम की इमदादी कीमत थी उसको आज भी बड़ी उसके ऊपर डिटेल्ड बहस हुई, मुख्तलिफ सूबों की उसके ऊपर मुख्तलिफ आरा हैं, और उसके ऊपर एक कमेटी तश्कील दी गई थी। आज उस कमेटी में खुसरो बख्तियार, शाह महमूद कुरैशी और हमाद अज़हर साहब को भी शामिल किया गया है, और ये कमेटी जो है ये दोबारा इसको रिव्यू करेगी। हमारा मसला ये है कि अगर आप गंदम की इमदादी कीमत में ज़्यादा इजाफा करते हैं तो आटे की कीमत में इजाफा हो जाता है। सो हमने एक बैलेंस अचीव करना है कि कहाँ पे इन दोनों को रख के आगे बढ़ा जाए, तो उसको कुछ दिन के लिए जो है वो उसको मुलतवी किया गया है। और काबीना कमेटी बराए कानून के 28 अक्टूबर 2021 के इजलास में लिए गए फैसलों की भी मंजूरी दी गई है। इसी तरह से फेडरल गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ मैनेजमेंट अथॉरिटी, एक नई अथॉरिटी कायम की जा रही है जिसमें तमाम जो फेडरल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैनेज कर सकेंगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स कर सकेंगे। उनको बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ फेडरल गवर्नमेंट की ऐसी हैं जो बहुत महंगी प्रॉपर्टीज़ हैं लेकिन वो ज़ाया हो रही हैं, तो ये इसको FGMHA जो है जो उसको देख सकेगा। इसी तरीके से जो एहसास का प्रोग्राम है उसके ऊपर जो एक नया ऑर्डिनेंस जो है वो लाया गया है, और उसका जो इम्पॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग है, जिस तरह से मैंने कल भी आपको बताया था
कि गरीब घरानों की कफ़ालत, मुआशरती फ़लाह बहबूद और तख़फ़ीफ़ गुर्बत के तमाम प्रोग्राम्स को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए काबीना ने एहसास ऑर्डिनेंस 2021 की मंजूरी दी है। कल इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म कौम से ख़ताब करेंगे और जो मुल्की मईशत से मुतल्लिक अहम फ़ैसले हैं उन पर कौम को एतमाद में लेंगे और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा रिलीफ पैकेज जो है वो वज़ीर आज़म इंशाअल्लाह अनाउंस करने जा रहे हैं। उसके ऊपर आज जो एहसास प्रोग्राम की भी मंजूरी दी गई है और इंशाअल्लाह मुल्क की बहुत बड़ी आबादी जो है 53% आबादी जो है वो इससे मुस्तफ़ीद होगी। और हम ये समझते हैं कि ये इतना बड़ा रिलीफ पैकेज इससे पहले पाकिस्तान की तारीख़ में कभी नहीं दिया गया। डॉक्टर अनायत हुसैन साहब को डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक तैनात किया गया है और इसी तरीके से नर्सिंग कौंसिल की इंतज़ामी अमूर में बेहतरी लाने के लिए काबीना ने पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल एक्ट में तरमीम की मंजूरी दी है। जी ये थे जी आज के जी रिजवान सब आपने कीमतों का तबादली जायजा पेश किया। कुछ दिन पहले आपने मुख्तलिफ सेक्टर्स का भी तबादली जायजा लिया था जिसमें जो इंडस्ट्रीज हैं वो रिकॉर्ड ग्रोथ कर रही हैं, जो कंपनीज हैं वो रिकॉर्ड मुनाफा कमा रही हैं। सरदार तबके के हवाले से भी आपने बात की थी कि वो सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहा है। तो कोविड में हमने देखा कि कंपनीज ने अपने लोगों को ले ऑफ किया, कुछ की सैलरीज कट किए, लेकिन अब जब वो दोबारा से नॉर्मल पे आ गए हैं, वो अपना मुनाफा भी कमा रहे हैं, तो वो उस तरह से उनके मुलाजमीन की तनख्वाहें सारे प्राइवेट सेक्टर में नहीं बढ़ी जिस तरह से महंगाई हुई है। तो इस हवाले से गवर्नमेंट क्या एक्शन कर सकती है प्राइवेट सेक्टर ताकि उनके जो लोग सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं उनको महंगाई के साथ से कम ताकि उनकी तनख्वाहें बढ़ें। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस तरह की चीज़ें, तो गवर्नमेंट के पास क्या प्लान है इस हवाले से? देखिए, एक तो गवर्नमेंट ने तो एक मिनिमम वेजेस मुकर्रर कर दी हैं और जाहिर है कि हम प्राइवेट सेक्टर में इतना ज़्यादा इंटरवीन भी नहीं करना चाहते कि ये एक जाहिर है कि हम एक जो है वो इस तरह नहीं है कि हमको कम्युनिस्ट सिस्टम में नहीं रह रहे हैं और जो भी बिज़नेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट है वो क्रिएट करनी है। लेकिन जिस तरह से पहले भी मैंने अर्ज़ किया था और अब भी मैं समझता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर ने जिस शोबे में बहुत पैसे जो हैं वो कमाए हैं वहाँ पे उनको चाहिए कि अपनी तनख्वाहों में इजाफा करें। इसी तरीके से हमने देखा है कि जो कोविड के अंदर अगर आप देखें तो फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल मीडिया का एक क्रंच आया था, मीडिया वापस इस वक्त हाईएस्ट प्रॉफिट्स के ऊपर है। सो मीडिया को चाहिए अपने वर्कर्स की तनख्वाहों में जहाँ पे नहीं इजाफा, बहुत सारी कंपनियों ने तो कर भी दिया, लेकिन जहाँ पे नहीं हुआ मीडिया मालिकान से मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो ज़रूर अपने वर्कर्स की तनख्वाहों में इजाफा करें। उसके साथ साथ हॉस्पिटल्स जो हैं उन्होंने रिकॉर्ड प्रॉफिट कमाए हैं, अब हॉस्पिटल्स को चाहिए अपने लोगों की तनख्वाहों में इजाफा करें। टेक्सटाइल सेक्टर ने रिकॉर्ड प्रॉफिट्स कमाए हैं, वो अपने लोगों की तनख्वाहों में इजाफा करें। हुकूमत ने 10% और 20% अपने लोगों की तनख्वाहों में पहले ही इजाफा किया है। सो ये बहुत ज़रूरी है कि प्राइवेट सेक्टर भी इस मुश्किल वक्त में अपना किरदार अदा करे और लोगों की तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। कि आज वफाकी काबीना का इजलास भी हुआ, उसके बाद आपने बताया कि इत्तेहादियों का इजलास भी हुआ, मीटिंग हुई प्राइवेट सेक्टर से। तो ये पिछले एक हफ्ता 10 दिन में जो जीटी रोड की सूरत हाल थी और वहाँ पे जो एक एग्रीमेंट हुआ जीटी रोड को बहाल कराने का, तो उसके हवाले से भी कोई इत्तेमाद में दिया गया काबीना को भी और इत्तेहादी जमातों को? देखिए, इसके ऊपर शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो है वो बात की है, लेकिन अभी तक काबीना को जो एग्रीमेंट है उसके मुतालिक कोई डिटेल्स जो हैं वो आज नहीं हुई और शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वही उसके ऊपर जो है वो बात करने के मजाज। चौधरी साहब, आपने जो कैबिनेट का ही फैसला सुनाया था हमें जिसका ब्रीफिंग में कि रियासत की अमलदारी पर कोई समझौता नहीं होगा और ना हम किसी से ब्लैकमेल होंगे, लेकिन हमने देखा कि वो पुलिस एहलकार जिनके मतलब जो शहीद हुए इस सारे एहतजाज में और उनके बच्चे जो हैं उनके आपने मुख्तलिफ वीडियो क्लिप्स भी देखे, आपने खुद भी शेयर किया, तो क्या आप नहीं समझते कि जो सिचुएशन जिस सूरत हाल में वाइंड अप हुआ है उसमें रियासत की अमलदारी भी मुतासर हुई है और हुकूमत ब्लैकमेल भी हुई है और मुआहदा आप कह रहे हैं कि अभी तक काबीना में नहीं आया, तो फिर ये मुआहदा किसने कराया और किसके कहने पर हुआ और ये खुफिया क्यों है? शाह महमूद कुरैशी साहब बताएंगे इंशाल्लाह। अच्छा फवाद साहब, ये बताइएगा कि एजाज चौधरी साहब जो है तहरीक इंसाफ के, वो कह रहे हैं कि आगे सीट एडजस्टमेंट भी हो सकती है, जिसको आप जो मिलिटेंट विंग कहते थे या ग्रुप का है जिसको,
तो जब 7 रिजवी रिहा होकर आएंगे तो मैं उनसे मिलने भी जाऊंगा। तो सर ये क्या पॉलिसी है हुकूमत की या तहरीक इंसाफ की कि एक तरफ आप उनसे सीट एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं, दूसरी तरफ आप उनका कदम कहते हैं या मिलिटेंट कहते हैं? इस किस्म की कोई डिस्कशन तहरीक इंसाफ में नहीं हुई। फवाद चौधरी साहब, नेब ऑर्डिनेंस जो जारी किया गया है उसके हवाले से क्या कहेंगे? साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खलील अब्बासी, मरियम नवाज और जो कुछ और भी बंदे हैं, उनके बारे में कहा है कि उनको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। एक तो इनके हवाले से क्या कहेंगे, और दूसरा ये है कि चेयरमैन नेब के इख्तियारात में भी कमी की गई है। देखिए, जो नैब ऑर्डिनेंस में ये जो अभी ऑर्डिनेंस आया है, मैं इसमें एक अखबार ने आज थोड़ी सारी जो लीड लगाई है, मुझे लगता है कि उन्होंने अपने बेहतर असूली तौर के ऊपर अखबारों को भी ये चाहिए और एडिटर्स को भी चाहिए कि कोई कानूनी नुक्ता हो तो पूरी दुनिया में जो मीडिया है वो अपने उनके लीगल विंग होते हैं उनसे मशवरा करता है ताकि जब वो हेडलाइन लगाएं तो वो कानूनी तौर के ऊपर दुरुस्त हो। तो पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इख्तियार सदर साहब को दिया गया है कि वो हटा सकेंगे चेयरमैन नैब को, वो वज़ीर आज़म की एडवाइस के मातहत नहीं है। जो इख्तियारात आइन में प्रेसिडेंट के हैं वो प्रेसिडेंट के इख्तियारात हैं, वो वज़ीर आज़म के इख्तियारात नहीं हैं। सो जब वो कहते हैं कि प्रेसिडेंट इन हिज डिस्क्रिशन जो काम करना है वो प्रेसिडेंट का इख्तियार है, तो अभी हो ये रहा था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जब हम पिछले जो चेयरमैन साहब थे उनके ख़िलाफ़ जब लेके गए केस, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूँकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल नॉमिनेशन नहीं है तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उसके ऊपर नोटिस नहीं ले सकती। लिहाजा उन रिमार्क्स के मद्देनज़र हमने ये इख्तियार अब किसी को तो देना है ना कि वो कौन हटा सके, लिहाजा हमने वो प्रेसिडेंट साहब को दे दिया। और प्रेसिडेंट का ये इख्तियार जो है वो जुडिशल इख्तियार है जो उनकी अपनी डिस्क्रिशन का, यानी वो ख़ुद उसको जो है वो इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए वज़ीर आज़म की उनको ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो देखिए, जो नायब के इख्तियारात में कमी का मामला है या जो उनको महदूद किया गया है, उसकी एक तो मुतालबा मीडिया का था सबसे पहले, उसके बाद सारी पार्लियामेंट का था कि इन इख्तियारात को एक फ्रेमवर्क में लाने की ज़रूरत है। तो हम उसको एक फ्रेमवर्क में लेके आए हैं और जो भी इस वक्त भी अगर अपोजिशन को मैं दावत देना चाहता हूँ कि वो नैब के कवानीन में तरमीम को देखे, वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में तरमीम को देखे और हमारे साथ बैठे, जो भी तरमीम उनके जहन में है कि करनी चाहिए हम वो भी कर लेते हैं। और जहाँ तक ये चेयरमैन नैब का जो मामला है उनका, या जो नैब का ओवरऑल है, इसको हमने किया, प्राइम मिनिस्टर साहब का शुरू से ये था कि वो बड़े केसेस के ऊपर नैब जो है वो ध्यान रखे। हर केस में जब नैब चला जाएगा तो उसकी कारकर्दगी मुतासर हो। फवाद साहब, शहबाज शरीफ जुनूबी पंजाब के दौरे पर हैं, तासुर दे रहे हैं कि 3 साल में वहाँ पर कोई काम नहीं हुआ। पीडीएम भी काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही है, मौलाना फजल रहमान भी उस पर कमेंट करते हैं। डेरा गाजी खान में जो उनका जलसा हुआ है शहबाज शरीफ साहब को, तो मेरा तो ख्याल था उसी रात को वापस आ जाएंगे, लेकिन वो वापस नहीं आए हैं। और जो भी उनको वहाँ पे रिस्पांस मिल रहा है, देखिए शहबाज शरीफ साहब तो कोई अवाम के आदमी नहीं है, वो तो साजिश के आदमी है। तो वो अवामी मुहिम पे पता नहीं क्यों निकल गए हैं, तो मेरा ख्याल है जल्दी वापस आ जाए। आखिरी सवाल उमर जट साहब। सर, गवर्नमेंट जॉइंट सेशन बुलाने जा रही है और डिफरेंट बिल्स हैं जो गवर्नमेंट वहाँ पर ले करेगी, अप्रूव करेगी। सर, उसमें ईवीएम का भी है, इंतखाबी इस्लाहात का भी है। सर, अब गवर्नमेंट तो इनको अप्रूव कराएगी और आप भी जानते हैं, सबको मालूम है कि डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को इन बिलों पर और इन इस्लाहात पर कुछ एतराज़ात हैं, वो चलते आ रहे हैं। तो अगर जॉइंट सेशन में अप्रूव हो जाते हैं तो उसके बाद सर आपको लगता है कि बाकी स्टेक होल्डर्स जो हैं वो इनको अदालतों में चैलेंज नहीं करेंगे? देखिए, मैं तो अभी आपके सामने मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप आए हमारे साथ बैठ जाएं, आप अपनी तरमीम दे दें। देखिए ना, या तो आप कहें कि नहीं पाकिस्तान में इलेक्शन का सिस्टम ज़बरदस्त है, इसमें किसी तब्दीली की ज़रूरत नहीं है। जब हम सब लोग इसके ऊपर कहते हैं नहीं तब्दीली की ज़रूरत है और हमने अपनी तब्दीली का पैकेज दे दिया है, तो आप आए और कहें कि ये नहीं सही और ये सही है, तो आप आके बैठेंगे और उसके मुताबिक करेंगे। सो ये जो अभी लॉ पास कराना है वो इसलिए ज़रूरी है कि ताकि कल ये ना कहें कि आप तो टाइम ही नहीं रह गया। हम लॉ पास करवा लेंगे, इसके बाद भी हम अपोजिशन के साथ अपनी बातचीत और गुफ्तगू जो है वो जारी रखेंगे। सॉरी, नहीं, इलेक्शन कमीशन को भी हमने लिखा है, इलेक्शन कमीशन पूरा तो हो जाए। वफाकी वज़ीर इत्तला चौधरी फवाद हुसैन मीडिया ब्रीफिंग दे रहे थे। उन्होंने